हेलो एवरीवन, आप सभी का आराधना के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर की जो कैलकुलस की बुक है उसके कुछ लेक्चर पहले भी अपलोड कर चुके हैं और उसके आगे का टॉपिक है गति परिवर्तन बिंदु, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन से टाइप का वक्र होगा तो कौन सा फार्मूला यूज होगा, उसके आधार पर आप दो तीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैंने देखो अभी तक आपको बहुत सारे कर्व बता रखे हैं। एक कार्तीय रूप होता है, ठीक है, जिसमें आपको एक्स और वाई देखने को मिलेगा। ठीक है, और एक होता है ध्रुवीय रूप। ध्रुवीय रूप में आपको क्या देखने को मिलेगा, आर थीटा टाइप का वक्र आपको देखने को मिलेगा। और तीसरा होता है पदिक रूप। कौन सा होता है? पदिक रूप, यानी कि पदिक फॉर्म जिसमें पी और आर होता है। ठीक है, यानी कि पदिक समीकरण किसे कहते हैं? जिसमें पी और आर की टर्म होगी उसको हम कहते हैं पदिक समीकरण। ये मैं आपको थर्ड चैप्टर के अंदर आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो इस टाइप का अगर आपको कर्व दिखे तो सभी के लिए अलग अलग फॉर्मूला यूज करना है आपको कि गति परिवर्तन बिंदु कैसे निकालते हैं। अब मैं आपको 12th के बारे में कुछ बताकर डिस्कस करता हूँ वापस कि जब आपने 12th में पढ़ा था गति परिवर्तन बिंदु, तो 12th में इस तरह का वक्र होता था खाली y बराबर fx। ठीक है, तो हम क्या करते थे, dy/dx करते थे, उसको 0 के बराबर करके हम क्या निकालते थे? क्रांतिक बिंदु। क्या निकालते थे? क्रांतिक बिंदु। फिर हम क्या करते थे? फिर हम करते थे d2y/dx²। यहाँ से हम क्या निकालते थे? dy/dx को 0 के बराबर रख के उसके क्रांतिक पॉइंट निकालते थे। फिर हम d2y/dx² निकालते थे, वो भी हमको क्या मिलता था? 0। वो भी हमें क्या मिलता था? 0। किस पॉइंट पर? इन पॉइंट पर। और साथ में ये भी कंडीशन थी कि जब हम d3y/dx³ निकालेंगे वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कि 2 भाग का अगर 0 मिल जाता है, यहाँ से हमको क्या मिलता था? अगर ये 0 से बड़ा हो गया तो मिनिमम और 0 से छोटा हो गया तो मैक्सिमम, ये आपको मिलता था। लेकिन d2y/dx² अगर 0 मिल गया आपको किस पॉइंट पर? इन पॉइंट पर, तो हम क्या कहेंगे? ये जो पॉइंट है वो क्या है? गति परिवर्तन बिंदु है। ठीक है, लेकिन साथ में ये भी कंडीशन है कि उसके जो अगला वाला है विषम घात वाला, वो क्या है? 0 नहीं होना चाहिए। ये बात याद रखना। ठीक है, वेरी वेरी बात इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन अब हम क्या करेंगे? अब हम पढ़ेंगे ये स्वतंत्र चर कितने हैं? एक ही है, लेकिन इस गति परिवर्तन बिंदु है, इसमें स्वतंत्र चर कितने होंगे? 2 या 2 से अधिक। ये ध्यान रखना है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक के लिए हम पढ़ेंगे गति परिवर्तन बिंदु। तो आइए देखिए, दो के लिए भी देखेंगे और एक के लिए भी देखेंगे। एक के लिए भी वैसा आपको बता रहा है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले कार्तीय रूप नोट करते हैं साथ साथ में कार्तीय रूप के लिए। ठीक है, अब देखिए गति परिवर्तन बिंदु की शर्त क्या है? गति परिवर्तन बिंदु की शर्त क्या है कि अगर y बराबर fx वाला कर्व है आपके, ठीक है, y बराबर fx वाला आपके पास कर्व है, तो इसमें क्या आएगा? d2y/dx² आएगा, वो 0 के बराबर आना चाहिए। ये आपके गति परिवर्तन बिंदु की शर्त है कि इसको 0 के बराबर कर दो, जो भी पॉइंट आता है वो क्या कहलाएगा? गति परिवर्तन बिंदु। साथ में ये भी ध्यान रखना उस पॉइंट को पार हो गया d3y/dx³, वो आपका उस पॉइंट पर 0 नहीं आना चाहिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि ये तो 0 हो रहा है लेकिन ये भी 0 हो रहा है तो केस फेल हो जाएगा। ये ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले 2 बार अवकलन करना है, उसको 0 के बराबर करना है, और उस केस में ध्यान रखना है कि तीसरा अवकलन 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये पहला फॉर्म है। तो इसके ऊपर मैं एक सवाल बनाता हूं आपको, ये नोट कर लीजिए आप फटाफट से। एक सवाल लिख लीजिए इसके ऊपर, मैं सवाल बनाता हूं इसके ऊपर। ठीक है, नोट कर लीजिए आप। 3 टाइप है, 3 टाइप के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, सवाल लिखो फटाफट से। सवाल फर्स्ट, y बराबर 3x4 माइनस 4x³ प्लस 2, ये आपका सवाल है। और आपको y की गति परिवर्तन बिंदु निकालना है। तो देखो y बराबर fx का फॉर्म आ गया आपको, यहाँ x के पद है 4 और यहाँ पे y है। तो ये किस तरह का वक्र है? y बराबर fx टाइप का वक्र है। तो सबसे पहले x के सापेक्ष क्या करोगे? अवकलन कराने पर। ठीक है, आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या आएगा? dy/dx बराबर कितना आ गया? 4 x³ माइनस 4 x² और बंद करोगे 0। वापस से करोगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन कराने पर। ठीक है, आप क्या कर रहे हो? x के सापेक्ष पुनः अवकलन करोगे तो क्या मिलेगा वापस आपको? d2y/dx²। ये बात है 36 x² माइनस 24x। ठीक है, अब देखिए साथ में तीसरी बार भी करवा लीजिए यहाँ पे
डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब क्या आएगा 72x माइनस 24। ठीक है, ये मिल गया आपको। अब देखिए गति परिवर्तन बिंदु के लिए क्या करोगे, गति परिवर्तन बिंदु के लिए, गति परिवर्तन बिंदु के लिए क्या लिखोगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 0, ये इसकी शर्त है। ठीक है, तो इसको 0 के बराबर करो, क्या आएगा 36x स्क्वायर माइनस 24x बराबर 0। क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो 36x माइनस 24 बराबर 0। एक तो आ गया x बराबर 0 और एक आ गया x बराबर 24 बटा 36, यानी कि किससे कट रहा है, 12 के 12 से कट रहा है, 12 24 12 के 36, तो x का मान आ गया 0 और 2 बटा 3, ये 2 पॉइंट आ गए। ठीक है, अब इन पॉइंट को आप क्या रखोगे, इस पॉइंट को आप रखोगे समीकरण 1 में। ठीक है, इस पॉइंट को आप रखोगे समीकरण 1 में। देखिए यहाँ दिख तो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे इस तरफ बनते हैं, ये हटा देता हूँ एक बार। ठीक है, इसका आपने मार्क करेंगे वापस। देखिए 1 में x का मान रख देता हूँ, दिख रहा है ना, ठीक है, वो दिक्कत है। ठीक है, तो y का मान x का मान रखते हैं, पहले 0 रखा, तो 0 0 1, तो y बराबर x बराबर 0 से y का मान कितना मिल गया, या 0 हो गया या 0 हो गया या 1 हो गया 1, तो युग्म को क्या बढ़ गया आपका, x का मान 0 y का मान 1, ये पहला युग्म आ गया। दूसरा x का मान रखोगे आप 2 बटा 3, x बराबर 2 बटा 3 से। ठीक है, यहाँ रखो 2 बटा 3, तो y बराबर 3, 2 बटा 3 रखोगे तो यहाँ पे 16 बटा 2 की पावर 4 16 हो जाएगा, 3 की पावर 4 हो जाएगा 81 माइनस 4, 2 की पावर 3 कितना हो जाता है 8 और 3 की पावर 3 हो जाता है 27 प्लस 1। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो थोड़ा, ये से कितनी बार कर रहे हैं, 3 दूनी 6 3 दूनी 27। ठीक है, 3 दूनी 6 3 दो 27 3 7 21, सही है। 81 का डिवाइडेशन कितनी का जाएगा 27 होगा, माइनस 8 और 32 बटे 27 प्लस 1, एलसीएम क्या आ गया 27 आ गया, ये आ गया 16 माइनस 32 प्लस 27। ठीक, ये आ गया आपका 7 और 6 13, असला की 2 3 और 4 माइनस 32 अपॉन 27। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 8 11 अपॉन 27। ठीक है, तो दूसरा फिर क्या आ गया आपका, दूसरा रिंग क्या आ गया 2 बटा 3 होगा 11 बटा 27। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। अब आपके पास 2 युग्म आ गए, अब वही आंसर होगा गति परिवर्तन बिंदु के लिए जो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब को क्या दे 0 के बराबर नहीं देगा। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए फटाफट इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, डी वाई क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब निकालते हैं, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब निकालते हैं। ठीक है, निकाल रखा आपको दूंगा, एक बार वापस कर लो, कितना हो गया 72x माइनस 24। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक बार ये रखेंगे, अगर ये 0 के बराबर नहीं हुआ तो ये हमारा क्या हो जाएगा गति परिवर्तन बिंदु, फिर ये भी रखेंगे, ये भी 0 दिया तो ये भी क्या हो जाएगा गति परिवर्तन बिंदु। तो 1 बाय 1 चेक करना आपको। ठीक है, देखिए पहले रखा x बराबर डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू, किस पॉइंट पे 0, 1 पर रखिए, यहाँ पे 0 का मान, यहाँ पे x ही है देखो, तो खाली आपको क्या करना है 0 रखना है। 0 रखा आपको कितना आ गया माइनस का 20 0, तो क्या लिखते हैं 0,1 समीकरण 1 का क्या है गति परिवर्तन बिंदु। ठीक है, ये पहला केस हो गया। दूसरा रखो इसमें डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू, कौन सा मान रखोगे 2 बटा 3 11 बटा 27। ठीक है, तो रखो इसमें कितना आएगा 72 2 बटा 3 माइनस 24, ये आपका इससे कटेगा कितनी बार 3 दूनी 6 3 चौक 12, ये है ना। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे रखते हैं 48 माइनस 24, ये भी आपको दिया है 24, ये भी 0 के बराबर नहीं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा गति परिवर्तन।
ये था हमारा पहला केस, ठीक है, ये नोट कर लीजिए फटाफट, फिर हम सेकंड केस पढ़ते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस दो से क्या हो जाएगा, देखिए अगर मान लो ये संतुष्ट नहीं करता, ये जीरो आ जाता तो ये रति परिवर्तन बिंदु नहीं होता, ठीक है, आगे चेक करना पड़ता है उसको, ठीक है। ये हमारा पहला टाइम होता है। सेकंड टाइम देखिए, सेकंड ध्रुवीय रूप के लिए, ठीक है, कौन सा रूप है, ध्रुवीय रूप के लिए। देखिए दूसरा केस है हमारा ध्रुवीय रूप के लिए, ध्रुवीय रूप के लिए। अब आपको अगर तीसरे चैप्टर का या चौथे चैप्टर का अगर आपको फॉर्मूला पता है, कौन सा फॉर्मूला कि r, थीटा के लिए कौन सा है, r, थीटा के लिए आपने वक्रता त्रिज्या का सूत्र पढ़ा होगा। क्या सूत्र था, r स्क्वायर प्लस r डैश का होल स्क्वायर की पावर 3/2 r स्क्वायर माइनस 2r1 2 r1 स्क्वायर माइनस r2। ये वाला आपने सूत्र पढ़ा होगा। r1 का मतलब है एक बार अवकलन, r2 का मतलब है दो बार अवकलन, ये आपने सूत्र पढ़ा होगा। उसमें कुछ नहीं करना है, उस नीचे वाले पार्ट में क्या करना है, जीरो के बराबर, यही इसका क्या है, कंडीशन है। ऐसे जो वक्रता त्रिज्या का जो सूत्र है आपके पास, उसके नीचे वाले पार्ट को सूत्र के बराबर कर दो, वो क्या है, नति परिवर्तन बिंदु की क्या है, शर्त है। नति परिवर्तन बिंदु की क्या है, आवश्यक शर्त है। तो आपको अगर भूल जाते हो, आप कभी एग्जाम के अंदर 2 नंबर सवाल आता तब, तो आपको कुछ नहीं करना है, वक्रता त्रिज्या का सूत्र याद होना चाहिए, उसके नीचे वाले पार्ट को क्या करना है, जीरो के बराबर करना, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पे हिंट दे दी है। अब देखिए नति परिवर्तन बिंदु के लिए ध्रुवीय रूप की आवश्यक शर्त देखिए क्या होती है, r स्क्वायर प्लस 2r1 यानी कि dr अपॉन थीटा का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, साथ में क्या आएगा, माइनस का r d स्क्वायर r अपॉन d थीटा स्क्वायर का 0। ये है दूसरी शर्त, मतलब ध्रुवीय रूप के लिए। यानी कि जो वक्रता त्रिज्या का सूत्र था, ऊपर अंश वाला और हर वाला पार्ट, ये हर वाले पार्ट को 0 के बराबर कर दो, वो ही क्या है, नति परिवर्तन बिंदु की शर्त है। किसके लिए, ध्रुवीय रूप के लिए, ठीक है। तीसरी फॉर्म लिखो इसमें, तीसरी लिखो पदिक वक्रों के लिए, यानी कि पदिक फॉर्म, पदिक रूप पदिक वक्रों के लिए, यानी कि p, r के लिए, ठीक है, पदिक वक्रों के लिए क्या शर्त आएगी, dp अपॉन dr। ये एग्जाम के अंदर दोनों नंबर में सवाल में पूछ सकते हैं आपसे कि ध्रुवीय रूप के लिए नति परिवर्तन बिंदु की शर्त लिखिए, ये आपको लिखना है वहाँ पे, दो नंबर के अंदर सवाल में एग्जाम में आ सकता है। और पदिक वक्रों के लिए ये शर्त होती है dp अपॉन dr, ठीक है। ये नोट कर लीजिए आप फटाफट से, इसको ऊपर एक सवाल करते हैं अपन। एक सवाल लिखो, देखो वक्र दे देखा आपको, r बराबर b थीटा दी पावर m के नति परिवर्तन बिंदु के नति परिवर्तन बिंदु r बराबर b माइनस n प्लस n, ठीक है, ये मंजिला कोष्ठक नीचे, ठीक है, ये मंजिला कोष्ठक हो जाएगा और n अपॉन 2 पर है, कहाँ पर है, n/2 पर है। ये सवाल आपका, ठीक है। आपको सिद्ध करना है कि जो वक्र है, ध्रुवीय रूप वाला वक्र है, उसका अगर आप नति परिवर्तन बिंदु निकालोगे तो वो इस वक्र में आपको मिलना चाहिए, ठीक है। ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले देखिए आपको क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन देखिए, ठीक है, r बराबर b थीटा दी पावर m, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब देखिए ध्रुवीय रूप के लिए मैंने आपको जो कंडीशन बता रखी है, सेकंड वाला पॉइंट, वहां पे आपको एक तो चाहिए dr अपॉन d थीटा, दूसरा चाहिए आपको d स्क्वायर r अपॉन d थीटा स्क्वायर, और सारी वैल्यू वहां पे पुट अप करनी है और आप उसको 0 के बराबर करना है। जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो
तो देखिए सबसे पहले डी आर और डी थीटा एक बार अवकलन करोगे तो बी तो अचर हो गया, थीटा के पावर का अवकलन हो जाएगा एन थीटा की पावर n माइनस 1। ठीक है, अब देखिए वापस से करते हैं इसका डी स्क्वायर आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर क्या आएगा, बी अचर एन अचर और n माइनस 1 आ जाएगा और थीटा के पावर क्या हो जाएगा n माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं। इसको मैं क्या लिख रहा हूँ बी एन थीटा की पावर n माइनस 1 को लिख रहा हूँ थीटा की पावर n अपॉन n सॉरी थीटा क्या आएगा, थीटा की पावर n माइनस 1 का थीटा की पावर n अपॉन थीटा। अब देखिए b थीटा की पावर n का मान कितना है r है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा b और थीटा की पावर n को लिखूंगा r, तो n r अपॉन थीटा ये बन गया। थोड़ा r की फॉर्मेशन को लेना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं कर रहा हूँ थोड़ा n n माइनस 1 तो ऐसा कैसा थीटा की पावर n के साथ क्या बने b को और दो घात नेगेटिव है तो नीचे लिखूंगा थीटा का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा n n माइनस 1 और साथ में क्या आ गया ये r अपॉन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको आप यहाँ नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या लिखोगे, गति परिवर्तन बिंदु के लिए, गति परिवर्तन बिंदु के लिए क्या फॉर्मूला देता है आपको, सेकंड वाला पॉइंट ये r और थीटा का वक्र है तो क्या सूत्र होगा आर स्क्वायर प्लस 2 डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर माइनस आर डी स्क्वायर आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर, इसको किसके बराबर करना है 0 के बराबर करना है, 0 के बराबर करके आपको हिस्सा करना है। ठीक है, देखिए पॉइंट रखिए आर स्क्वायर प्लस 2 डी आर अपॉन थीटा का मान कितना है एन आर अपॉन थीटा, एन आर अपॉन थीटा का होल स्क्वायर माइनस आर डी स्क्वायर आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर का मान कितना है ये वाला एन माइनस 1 आर अपॉन थीटा स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अब इसको आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आप इसको बिठा के थोड़ा नीचे एक लाइन और लिखता हूँ मैं। अब देखिए आर स्क्वायर कॉमन लीजिए सबसे। ठीक है, क्या होगा आर स्क्वायर कॉमन क्या आएगा 1 प्लस यहाँ बचेगा एन स्क्वायर 2 बच जाएगा और थीटा स्क्वायर माइनस आर और आर बाहर आ गया एन माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, इसको आप यहाँ नोट कर लीजिए, फिर हम अगली स्लाइड के अंदर इसको पूरा सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से या तो ये फैक्टर 0 होगा या यही फैक्टर 0 होगा, r तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि r 0 हो गया तो फिर क्वेश्चन नहीं बचेगा, तो अपन क्या करेंगे दरवाजे को 0 करेंगे और फिर आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए थोड़ा इसको इस स्लाइड में मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए किसको 0 करें अपन इस r वाले को, तो देखिए 1 प्लस 2n स्क्वायर अपॉन थीटा स्क्वायर माइनस n माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर बराबर 0, साथ में क्या लिखोगे r मल्टीपल टू 0। ठीक है, अब एलसीएम ले लो थीटा स्क्वायर प्लस थीटा स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2n स्क्वायर माइनस यहाँ से क्या आएगा n स्क्वायर माइनस n बराबर 0। थीटा स्क्वायर 0 की तरफ चला गया, पीछे क्या बचेगा थीटा स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस n बराबर 0। ठीक है, ये बच गया आपका, इसको थोड़ा मैं स्लाइड से उठा रहा हूँ ऐसे। अब देखिए अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ थीटा स्क्वायर में ये रख रहा हूँ, बाकी सभी टर्म्स को उस तरफ भेज रहा हूँ। ठीक है, तो क्या आएगा अब देखिए इसको सॉल्व करो 2n स्क्वायर में से हम गया तो 2 n स्क्वायर में से n स्क्वायर जगह कितना बचेगा n स्क्वायर प्लस n बराबर 0, या आएगा थीटा स्क्वायर बराबर माइनस n स्क्वायर प्लस n। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सॉल्व कर लेते हो माइनस n प्लस 1 इससे इक्वल है थीटा स्क्वायर इक्वल। अब देखिए थीटा का आंसर नहीं आ रहा है तो r का है तो थीटा की पावर n का मान कितना है, देखो ये समीकरण के लिए। अब देखिए 1 से थीटा की पावर n का मान कितना है r अपॉन b। ठीक है, और थीटा का मान हो जाएगा r अपॉन b की पावर 1 अपॉन n। ठीक है, ये मान मैं यहाँ पर रखता हूँ, तो देखिए r अपॉन b की पावर 1 अपॉन n और पूरे का कितना है होल स्क्वायर बराबर माइनस n प्लस 1। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा r की पावर b की पावर 2 अपॉन n बराबर माइनस n प्लस 1। ठीक है, अब मैं दोनों तरफ इसका ऑपोजिट ले रहा हूँ, तो जो क्या आएगा r अपॉन b बराबर माइनस n प्लस 1 या 2/n है तो उस तरफ जाएगा कितना हो जाएगा n/2। ठीक है, तो r बराबर आ गया आपका b माइनस n प्लस 1
और पूरे के ऊपर n/2, ये वाला आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो देखो ये था गति परिवर्तन बिंदु पे ऊपर टॉपिक का लेक्चर। तो यहाँ से वापस के पास नेक्स्ट स्टेप शुरू कर लीजिएगा, और थीटा का मान आंसर दिया है तो थीटा को सभी से वापस आगे पर भी लिखते हैं। जैसे x² बराबर 4 होता है तो हम क्या लिखते हैं, x बराबर 4 की पावर 1/2, इसका जस्ट अपोजिट। तो यहाँ पे 2/n था तो सामने वाले में क्या आएगा, n/2 आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा उसका। ठीक है, तो ये बार नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आज की क्लास के अंदर इतना ही होगा, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नए टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे। ठीक है, एक आपका ध्रुवीय रूप हो गया और एक हो गया आपका प्राप्ति रूप। और पदिक समीकरण के लिए खाली आपको क्या करना है, सूत्र याद रखना है, कौन सा होता है, dp/dr वाला। ठीक है, ये बात सूत्र होता है। ठीक है, तो आपको नोट करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन दोनों नंबर के अंदर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है।